हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉपी पेन क्लासेस। और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो आज से एग्ज़ाम तक जितने भी सेट हम लोग लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म की बुक के या किसी भी बुक के, तो आज तो मैंने प्लेटफॉर्म का सेट लिया है। कुछ दिनों तक यही बीएसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म के सेट किया पढ़ाऊँगा और साथ में डिस्कस करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको कॉपी पेन पे ज़रूर लिखना, उसको अगले दिन रिवाइज़ करना, ठीक है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखने से कुछ होगा नहीं, इसको आप लोग पढ़िए, नोट डाउन करिए। हमेशा कहता हूँ मैं, कॉपी पेन क्लासेस का मकसद यही है कि आप लोग उसको नोट डाउन करें, उसको दोबारा रिवाइज़ करें। ज़्यादा पढ़ लेने से नहीं होगा, जो चीज़ ना आए उसको याद करने से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिन सांग भारत में किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। और पॉज करेंगे वीडियो को, खुद से ट्राई करेंगे, जो आंसर लगाएंगे खुद से लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सही है गलत। तो टोटल 75 क्वेश्चन सिर्फ जीएस के क्वेश्चन हैं। मैथ्स और रीजनिंग के भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग जीएस के कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वही हेन संघ ने किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक पठन पाठन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। अब हेन संघ के बारे में और थोड़ी सी बातें क्या क्या है कि हेन संघ किसके शासनकाल में आए थे। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक पठन पाठन भी किया था, ठीक है। और हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो कन्नौज के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस राजा का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है चंपा, अवंती, कौशल और मगध। तो उस समय का जो सबसे बड़ा महाजनपद था वही है इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाजनपद उस समय कौन था, वो था मगध। तो मगध के आसपास जंगल भी पाए जाते थे और उन्हीं जंगलों से हाथी मगध में युद्ध में इस्तेमाल भी किए जाने लगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध, ठीक है। अब मगध के बारे में और क्या बताएं, तो हाथियों का सबसे पहले जो उन्होंने उपयोग किया था वो अंग जनपद यानी चंपा के विरुद्ध किया था, ठीक है। और बिम्बिसार उस समय शासक था। और क्या बताएं, तो बिम्बिसार की हत्या करके, बिम्बिसार का पुत्र कौन था ये बताइए आप लोग। सबसे पहला शासक कौन था, बिम्बिसार। उसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था, उदयीन, ठीक है। तो राजगृह इनकी पहली राजधानी थी और राजगृह से उदयीन ने ही पाटलिपुत्र राजधानी ट्रांसफ़र की थी। चलिए साथ साथ मैं बताते जाता हूँ और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें या क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया। बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया, तो किसके काल में नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि सर्वप्रथम योजना किसने बनाई थी। तो सर्वप्रथम योजना जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी हाजी बेगम के द्वारा, ठीक है। हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। और हुमायूं का मकबरा बना किसके काल में था, तो ये बना था अकबर के शासन काल में, ठीक है। अकबर के शासन काल में गुम्बद अकबर का जो मकबरा है, ठीक है। इसका आंसर हो गया हाजी बेगम। एक्स्ट्रा में क्या बता रहा हूँ मैं कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो वह है सिकंदरा में। और अकबर के मकबरे, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस शासक के मकबरे में गुम्बद का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो वो है अकबर का मकबरा, ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है बताओ, काबुल में है, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं टॉम, दिल्ली से जो लोग होंगे गेस कर सकते हैं कि हुमायूं टॉम दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4, 5, 6। कृषि मिशन भारत कब आया, तो कृषि मिशन आया 1942 में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का ट्राई किया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताओ, एमबीटी कहते हैं इसे। क्या क्या किया था इसने, 2-3 काम किए थे, पागल कहते थे इसे सब लोग। याद आया कुछ कुछ, जो भी याद आया उसको लिखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन से और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो चलो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करें। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब था, 1290 से 1320 तक था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट किया था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, और मतलब खलीफा की बातें नहीं मानता थी ये, ठीक है। बड़ा ही कट्टर शासक था। और उसने मतलब ऐसा नहीं कि खलीफा जो कहें वही सही है, राजा को जो सही लगता है वो कर सकता है राजा, ठीक है। चलो इल्तुतमिश, यहाँ पे इल्तुतमिश से एक चीज़ और क्या बता सकता हूँ मैं कि इल्तुतमिश
ने इक्ता प्रथा किसने चालू किया था? तो इल्तुतमिश ने चालू किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताई दिया मैंने थोड़ा बहुत। आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे हिसाब से बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस का किसके शासनकाल में लिखी थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? वीडियो पॉज करिए। ठीक है, बताता हूँ मैं। अकबर के शासनकाल में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। पेंटिंग का बड़ा शौक था जहांगीर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शाहजहां में क्या हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी थी। इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राव को क्या कहते हैं? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहते हैं। कहाँ के शासक थे ये? याद है? याद है तो कमेंट में बताओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ये बहुत ही बड़ा कट्टर शासक होगा, उसी ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी लगा दी थी। ये था औरंगजेब। ठीक है। तो औरंगजेब लेकिन खुद भी वीणा बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन उसके बावजूद इसमें चित्रकला संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब को क्या कहते हैं? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर चिन्ह अंकित है? ठीक है। कहाँ पर मयूर चिन्ह अंकित है भाई? तो ये लौरिया नंदनगढ़ इसमें मयूर चिन्ह अंकित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। पिछली बार दरोगा में भी इसी स्तंभ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। तो नंदनगढ़ में मयूर का चित्र अंकित है। ठीक है। अशोक के एक क्वेश्चन और आता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो ये जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ठीक है। 1837 में पढ़ा था। कौन कौन सी भाषा यूज़ हुई थी? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये भाषा यूज़ हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भारत में मुद्रा की आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, मतलब कि बैंकों में जितना, और दूसरा क्या है कि जनता के पास मुद्रों में जमा से बैंकों के पास से जमा से अधिक है, मतलब बैंकों में जितना पैसा है वो ज़्यादा है कि जो जनता के पास है वो ज़्यादा है, या फिर तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन पढ़ो आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जनता के पास मुद्रा जो है वो बैंकों के पास जमा से कम है ना। बैंकों में तो बहुत लोगों का पैसा जमा है। अब अंबानी, अडानी, ये सब कितने लोगों का पैसा जमा है? उससे ज़्यादा, मतलब 1% 2% लोग जितने अमीर है उतने में तो बाकी पूरा इंडिया के पैसे आ जाते हैं। ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब मुद्रा से रिलेटेड आया है तो एक भारत का प्राचीनतम मुद्रा कौन सी मुद्रा थी? मौर्य के शासनकाल में जो मुद्राएं चलाई गई थी उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे आहत सिक्के या फिर पंचमार्क मुद्राएं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मीराबाई चानू को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 देखते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो कौन है? तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए वन में चक्रवात आया तो वो कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है? जहाँ पे खाली जगह मिलेगी। तो मैनग्रोव वन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैनग्रोव वन जो होते हैं वो चक्रवातों को रोक देने का काम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो ये कहा था आपके, बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंध है इसका। तो ये मेगास्थनीज है। ठीक है। मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज किसका राजदूत बन के आया था? तो ये सेकुलस निकेटर का राजदूत बन के आया था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक है। हिन सांग को यात्री का राजकुमार कहा जाता है। फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। ठीक है। हिन सांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये बांटा जा सकता है 3 भागों में। ठीक है।
यूनिक क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। 3 भागों में बांटा जा सकता है। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के लेखक कौन है? तो चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के लेखक है परिंदा जोशी। कैसे याद रखोगे कि चाइना का परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है, कोई परिंदा चाइना का भी यहाँ आने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, ये भी अलग सा क्वेश्चन है। 2-4 देखो सेट में ऐसे 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे जो बाकियों से थोड़ा से अलग होंगे, तो उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करना। तो 15 अक्टूबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ठीक है, और देख लें 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है ये। ठीक है, कमेंट में बताएंगे। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोध गया कि मंदिरों का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो देखो मंदिरों का निर्माण ही चालू हुआ था गुप्त वंश के शासनकाल से, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का शासनकाल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इजी क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हदीस क्या है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। हदीस क्या है बताओ? हदीस क्या है? हदीस 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 क्या है? इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनत कर है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हदीस है, इनमें से कोई नहीं। वैसे हदीस क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो हदीस है क्या? देखो जैसे कैसे बताऊँ, ऐसे बताता हूँ। जैसे जो बीजक का नाम सुना है, जातक कथाएं सुनी है। जातक कथाओं में किसके बारे में बताया गया है? ये बुद्ध के बारे में। बीजक किसके मतलब दोहों का या वाणियों का संग्रह है? कबीर का। उसी तरह हदीस जो है वो मोहम्मद साहब के कथनों का और घटनाओं का संग्रह है हदीस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेना अलग से, अब फिर अगले दिन रिवाइज करना है, ऐसे नहीं कि बस देख लिया और हो गया। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस निम्न में से किस में पाया जाता है? अब देखो पुरुष सूक्त का नाम सुना हो या नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वर्ण व्यवस्था का नाम सुना ही होगा। तो वर्ण व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे बताई गई थी? अर्थवेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? तो ये बताई गई थी ऋग्वेद में। कौन से मंडल में बताई गई थी? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलो मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति क्या है? प्रथम न्याय की लॉ की पुस्तक, न्याय की नहीं, प्रथम विधि पुस्तक है मनुस्मृति। ठीक है, और ऋग्वेद के बारे में और क्या है ऋग्वेद में? क्या याद आ रहा है मुझे, हाँ नदियों के बारे में। तो ऋग्वेद में एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वर्णित नदी और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी देखो सरस्वती है, और सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है वो है, और महत्वपूर्ण नदी भी है सिंधु। तो महत्वपूर्ण नदी आएगा तो कौन सा नदी है? सिंधु नदी। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी। चलो क्वेश्चन नंबर 20। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये तो इजी क्वेश्चन है। बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद और हुसैनाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा जो थी वो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में। ठीक है, 1347 में। और इसी के सामने मतलब इसी के बगल में जो साम्राज्य था वो था विजयनगर साम्राज्य, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में। ठीक है, मतलब बगल में और प्रतिद्वंदी था, लड़ाई होता रहता था इन दोनों साम्राज्य में। ठीक है जी, और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्थापना का विधि बताई दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोला राजा ने जल सेना प्रारंभ की? तो जल सेना जो प्रारंभ किया था, एक बार पॉज कर लेना ना आप लोग, खुद से ट्राई करना। चलो, तो जल सेना जो प्रारंभ किया था वो प्रारंभ किया था राजराज प्रथम ने। ठीक है राजराज प्रथम ने ही सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया था और कुछ भागों को जीत लिया था। लेकिन जब पूछा जाता है कि श्रीलंका को पूरी तरीके से किसने जीता था, तो वो जीता था राजेंद्र चोल ने। इसके बाद जो आक्रमण किया था राजेंद्र चोल ने। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं कि पहली बार आक्रमण किसने किया, तो वो राजराज प्रथम,
और राजेंद्र चोल ने पूरा संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। मैक्सिमम पार्ट को। एक क्वेश्चन राजराज प्रथम से और आता है कि इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे। गूगल करिए, ढूंढिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से ढूंढोगे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ये बने हैं मणिपुर के। ठीक है, चलो, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तारापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तारापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तारापुर में हुई थी। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है? यूपी में है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। भारत के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ। तो ये थे भारत के नहीं, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। कैसे याद रखेंगे? तुम निर्दलीय हैं, किसी दल के नहीं है, तो इनकी इतनी माया थी। ठीक है, ऐसी माया थी इनकी कि इनको किसी दल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये निर्दलीय चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, और चलो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या क्या कि एक क्वेश्चन आता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री मतलब आज़ादी के बाद वाला नहीं, आज़ादी से पहले जो 1937 में सरकार बनी थी उस समय। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे 1937 में, वो थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे? यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो आज़ादी के बाद बनाए गए थे वो कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस थे 37 में, और आज़ादी के बाद जो बने थे वो थे श्री कृष्ण। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ से? प्रथम निर्दलीय बता ही दिया मैंने। प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, और आता है कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम दलित मुख्यमंत्री तो ये थे भोला पासवान जी। कौन थे? नोट डाउन करो। 3 चीज़ें बताई मैंने। क्या क्या बताया मैंने? कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऐसी माया चली कि दल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे जो आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री, प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कहा जाता है। और एक आता है कि आज़ादी से पहले जो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और क्या बताया मैंने कि दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। ठीक है, और अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कितनी बार हो गए हैं? 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? ये थे बिंदेश्वर पाठक जी। चलो, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो देखो, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। इसका पहले आप लोग गेस कर लो क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अब देखो 2 में क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, मान लो कि कोई और कंट्री है, उसमें इंडिया ने कोई जगह अपने अंदर एक्वायर कर लिया है और उसको भारत के अंदर अब आना है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 2 के अनुसार। ठीक है, या फिर स्थापना हो रही है तो अनुच्छेद 2 के टाइम। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए अभी कोई स्टेट है, जैसे बिहार से अलग हो गया अपना झारखंड, कब हुआ था? 2000 में। तो वो जो सीमाएं काट के या फिर 2 राज्यों को मिला दी जाएं, या फिर सीमा बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, तो ये जो ऐसे राज्य बनते हैं ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चेतन भगत ने। ठीक है, चेतन भगत की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। वन अरेंज मर्डर हुआ, 5 पॉइंट समवन हुआ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हुआ। एक और था जिसमें मूवी बनाया है, पता नहीं कौन सी थी, भूल रहा हूँ मैं अभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार पे रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है? तो यह है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में क्या है? बालात श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 24 में यह है, देखो 24 है, इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे? 24 से कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है 14, तो 14 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्री में आप, या फिर फैक्ट्री हुआ या कहीं भी जहाँ उनको जान को खतरा हो, ऐसे जोखिम वाले काम में नहीं लगा सकते। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो 25 से लेके 28 तक धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले 25 में कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, 26 में क्या कहता है कि चलो धर्म अपना लिया आपने, अब आप सम्मेलन कर सकते हैं।
धार्मिक सम्मेलन हुआ, यह 26 में कह रहा है। 25, 26, 27, 28 जो है लाइन से याद करवा रहा हूँ मैं। 25 में कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। 26 में कहता है कि धार्मिक सम्मेलन कर सकते हैं। 27 में कहता है कि चलो ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि सम्मेलन करवाया आपने, तो अब सम्मेलन में कुछ लोग हैं, अब 1-1, 2-2 रुपये का टिकट आपने किया, या फिर लोगों को खाने पीने के लिए यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाए। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इमेजिन करना, दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, तो 26 के अंतर्गत सम्मेलन करवा रहे हैं आप, और टिकट विकट रखवाया या फिर खाने वाने का स्टॉल लगवाया, तो वहाँ से कुछ इनकम हुई, तो उस इनकम पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। यानी क्वेश्चन अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक आय को कर मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, और 28 क्या कहता है कि सार्वजनिक शिक्षण स्थानों पे किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब सार्वजनिक शिक्षा स्थान जो है उसमें किसी एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलो पब्लिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। 29, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो निम्न सदन जो है और उच्च सदन जो है, उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। संघीय संसद का पूछ रहा है। ठीक है, और किसी स्टेट का हो जाएगा तो विधान परिषद, विधानसभा हो जाएगा। 30वें देखते हैं, भारत के वो पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वह हैं कृष्णकांत। कृष्णकांत जी थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। चलो अब उपराष्ट्रपति की बात आई है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही सबसे पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 63। राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा है? 52। मतलब 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा और 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 31 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? मतलब दूरभाष ये कब हुआ था? 1850 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन सी सूची? 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में संवैधानिक दर्जा पंचायत को मिला है। 74th अमेंडमेंट में और 12वीं अनुसूची में किसको मिला है? नगर पालिकाओं को मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और क्वेश्चन एक आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में है 29 विषय। कितने विषय हैं? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये 18 विषय हैं। ठीक है, किससे संबंधित है 12वीं अनुसूची? नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज का गांधीवादी विचारधारा से संबंध है, और ये किस डीपीएसपी में बताया गया है? तो ये डीपीएसपी नंबर 40, आर्टिकल 40 में बताया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया है? सर्वोदय जो किसने प्रस्तुत किया है? ये जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 1950 में। अब देखो 2-3 योजनाएं हैं, उसको नोट कर लो, तुरंत नोट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ था कि 1944 में, कब? 1944 में सबसे पहले कुछ उद्योगपति थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। ठीक है, लिखो 1944, मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान, इसमें टाटा बिरला भी थे, बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। तो अब उद्योगपति तो क्या है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, लेकिन उद्योगपतियों की ये बात सुनकर उसी समय 1944 में ही गांधीवादी विचारधारा के एक नेता थे, श्रीमन नारायण। लिखो, श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। तो 1944 में 2 योजनाएं, बॉम्बे प्लान और श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना। ठीक है, 1944 में हो गया। अब 1945 में फिर एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. रॉय, उन्होंने कौन सी योजना चलाई? जन योजना। 1945 में एम.एन. रॉय ने कौन सी योजना चलाई? जन योजना। और 1950 में सर्वोदय योजना चलाई जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। ठीक है,
चलो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये नोट कर लो। ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। ठीक है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है। 18 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल। चलो, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं, मतलब कहाँ है ये फर्म, सरकार, उद्योग और खरीदार। तो कौन सी ऐसा जगह पे है जहाँ पे पूर्ण स्पर्धा हो सकती है। ठीक है, बताओ पूर्ण स्पर्धा कहाँ हो सकती है। तो ये फर्म में हो सकती है कि वेरी हाई कंपटीशन जो होता है वो फर्म्स से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की राजधानी भी बताओ क्या है कमेंट में। फिलहाल भूटान की जो मुद्रा है वो है नगल्ट्रम है। ठीक है। और भारत के पड़ोसी देशों का कुछ मुद्राएं याद रखना आप लोग, जैसे और राजधानी भी। जैसे सबसे पहले इधर ऊपर की तरफ नेपाल है, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, उसका मुद्रा क्या है, रुपया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, उसका मुद्रा क्या है, टाका। ढाका टाका। भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम, और राजधानी क्या है, थिम्पू। इधर बगल में क्या है, म्यांमार, तो म्यांमार का राजधानी क्या है, नाई ते पाई। और मुद्रा क्या है, कयात। म्यांमार की मुद्रा क्या है, कयात। ठीक है। चलो, उस राजा का नाम बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। तो देखो, मुबारक शाह खिलजी पढ़ा है, जलालुद्दीन संस्थापक ही थे, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा खिलजी वंश का मतलब सल्तनत काल का बहुत बड़ा राजा था। मलिक कफूर जो है वो राजा नहीं था, मलिक कफूर क्या था, मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और राजधानी क्या बनाई थी, किलखोरी को। तो जलालुद्दीन खिलजी ने किलखोरी को राजधानी बनाई थी। ठीक है। और मलिक कफूर के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1290 में स्थापना हुई थी खिलजी वंश की। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया जी, तो ये 38 नंबर देखते हैं कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की। तो बताओ भाई, सबसे पहले जहाँ रहेंगे उन्होंने स्थापित वहीं किया होगा, कलकत्ता में स्थापित की थी। ठीक है। बहुत लोगों को मुंबई लग सकता है, लेकिन नहीं, मुंबई नहीं है, इसका आंसर है कलकत्ता। ठीक है। ठीक है। अभी कितनी जगह पे भारत में टकसाल बनते हैं, तो ये 4 जगह बनते हैं, कमेंट में बताना मुझे कहाँ कहाँ। ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है मुद्राओं पे, लेकिन हाँ, 1 रुपये का जो नोट है उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है, उसमें होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, वित्त सचिव का साइन होता है, याद रखना। चलो, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो ये गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, मतलब अभी 1 वर्ष हो जाता है जल्दी, लेकिन 1 दिन नहीं पूरा होता है। तो ऐसा ग्रह कौन सा है, ये है शुक्र। ठीक है, शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ये है जी नागेश्वर राव। कौन है, जी नागेश्वर राव जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो पेश किया जाता है लोक लेखा समिति द्वारा रिपोर्ट। अब देखो, लोक लेखा समिति हुआ, प्राक्कलन समिति हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, 15 होते हैं, सॉरी 15 नहीं होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, 30 होते हैं। और लोक लेखा समिति जो 22 सदस्य होते हैं उसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और जो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है। चलो, इसका अलग अलग से थ्योरी सेक्शन भी मैं धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगा। अगर अभी एग्ज़ाम सर पे है तो जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, हालांकि अभी शुरू से पढ़ने के बजाय। तो ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इस चैनल पे बीपीएससी वगैरह के लिए या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग सारे जीएस के टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा। ठीक है। और चैनल पसंद आ रहा हो बेटा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताना ज़रूर। नया चैनल है और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाए। ऐसा टीचर की नहीं है, ऐसे बड़े भाई और की तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी जगह पर सिलेक्शन ले लो।
ठीक है। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे अगर जल्दीबाजी में रहोगे तो। सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या कहाँ है? वो है गोवा में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जब लगा दिया जाता है तो कह रहा है कि एरिया कम है लेकिन ईसाई पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम ऐसा है जहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है। और ऐसे पूरा भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर ईसाई हैं, फिर सिख है, फिर बौद्ध हैं, फिर जैन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानुका किस राज्य की योजना है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानुका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो पीपल के पत्ते के समान ये भारत रत्न की आकृति होती है। क्या कोई कैश प्राइज मिलता है भारत रत्न में? तो नहीं मिलता है, बाकी सुविधाएं मिलती हैं। अब भारत के रत्न को कैश प्राइस से क्या ही खरीदोगे यार, ऐसे याद रखना। ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में शुरुआत हुई थी। ठीक है। और द्रोणाचार्य की शुरुआत कब हुई थी? 1985, 1985 से द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 से। ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई थी 1965 से। तो ज्ञानपीठ 65, पीठ 65 ऐसे याद रखना। अर्जुन की शुरुआत हुई थी 61 से, 1961। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 से। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सत्यम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन देखो, पर्यटन विभाग, रेलवे। इसको हम लोग छोटे में सुने थे। ठीक है। टीवी पे आता था। ठीक है। तो दूरदर्शन। आरबीआई ने किस शहर में इनोवेशन हब? अब देखो, इनोवेशन हब का उद्घाटन आरबीआई कहाँ कर सकता है? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो बेंगलोर में ही सबसे ज़्यादा स्टार्टअप और इनोवेशन हो रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली है, आईटी का बहुत बड़ा एरिया वहाँ पे है। तो जितने इनोवेशन है वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो ऑप्शन अगर ना समझ में आए तो गेस वर्क आप ऐसे कर सकते हो। इसका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, यानी बेंगलुरु। 58 देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे अपना वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? तो ये किसे दिया है? ये दिया है अंजू बाबू जॉर्ज को। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अंजू बाबू जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। जलवायु संकट से निपटने के लिए किन देशों ने जलवायु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इजराइल, यूएई और जॉर्डन तीनों हैं। कौन है? तीनों हैं। ठीक है। उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेट परियोजना चालू की जा रही है? तो उड़ीसा की है धामरा नदी। ठीक है। धामरा नदी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो देखो कैसे याद रखेंगे? नीले रंग की बाल्टी। मैक्सिमम लोगों के घरों में जो होता है वो नीले रंग की बाल्टी होती है। नहीं होती है तो आंख बंद करो, इमेजिन करो कि तुम्हारे बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी है। ठीक है। तो नीला रंग किससे प्राप्त होगा? कोबाल्ट से। ठीक है। कोबाल्ट से। और फेरस ऑक्साइड से क्या होता है? फेरस ऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हो जो स्याही बनती है और चुनाव में जाते हैं तो स्याही क्यों मार दी जाती है? कि फिर से वो लोग ये वोट देने ना आ जाए। तो फिर से यानी फेरस, तो और स्याही से याद रखेंगे। स्याही का जो आएगा, फेरस सल्फेट का प्रयोग स्याही बनाने के लिए होता है। तो फिर से ना आ जाए फेरस सल्फेट, फिर से फेरस सल्फेट, इसलिए स्याही मार दी जाती है उंगली पे। ठीक है। और झूठा सोना किसे कहते हैं, या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? ये आयरन सल्फाइड होता है। तो होता है सोना नहीं है, वो होता है लोहा ही है। तो आयरन रहेगा, याद रखना कि वो सोना नहीं है, वो लोहा है। आयरन, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ठीक है। झूठा सोना आयरन सल्फाइड। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो दूध से रिलेटेड तो भाई, और दही से रिलेटेड लैक्टिक एसिड से ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शीतकाल में पौधे मर जाते हैं, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतकों की यांत्रिक क्षति। ऑप्शन नंबर डी, ऊतकों की यांत्रिक क्षति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट वेस्ट कौन सा होता है? क्या निकलता है वेस्ट में सबसे ज़्यादा? यूरिया। ठीक है। मुख्य रूप से यूरिक अम्ल भी निकलता है और थोड़ा होता है यूरिया, मेन होता है अपना। ठीक है। तो कितना होता है यूरिया में? एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? ये 46% होता है। ठीक है। और मूत्र का पीएच आता है, कितना होता है?
4.8 से 8.4, ठीक है, कितना होता है 4.8 से, इसी का उल्टा कर दो 8.4, 4.8 से 8.4। और क्या है कि हाँ, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, साफ कौन सा कौन सा अंग करता है, तो ये किडनी करती है, ठीक है। इसलिए जो लोग ज़्यादा दारू वारू पीते हैं उनकी किडनी खराब होती है, क्योंकि वो पानी लिक्विड को छानती रहती है, ठीक है। बाकी अंगों पर भी असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन उत्सर्जी अंग है वो किडनी है। 56 देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है बताओ। मोर है? नहीं भाई, मोर नहीं है, मोर से भी बड़ा कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कीवी कहाँ का पक्षी है? कीवी जो अभी मैच चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड, कीवी वहाँ का है, उनको कीवी कहा जाता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू वायरस, यानी वायरस, ठीक है, ऐसे याद रखना, डेंगू वायरस। रेबीज़ किससे होता है? तो ये भी वायरस से होता है, ठीक है। पीलिया किससे होता है? पोलियो वायरस, ये भी वायरस से होता है, रेबीज़ वायरस। बाकी जो डिफ्थीरिया, काली खांसी, वुफिंग कफ, टाइफाइड, टिटनेस, ये सब जीवाणु के कारण होते हैं, याद रखना, ठीक है। थैलेसीमिया किसकी आनुवंशिक बीमारी है? तो थैलेसीमिया किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रुधिर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ग्राफ कैसा होगा? क्या कह रहा है कि समान, इसका बना ही देता हूँ मैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे ग्राफ पूछ रहा है, चलो ये ग्राफ है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या दिया है पहले, वेग, ये रहा वेग, त्वरण दिया है, त्वरण ए बराबर क्या होता है, v बराबर AT होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर v/t हो जाएगा, ए बराबर v/t हो जाएगा, ठीक है। तो v और t में संबंध देख लेते हैं, ये समझ में आया, ए बराबर v/t कैसे होगा, ऐसे होगा। तो फिर से बना देता हूँ, ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये रहा v, ये रहा t, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि असमान वेग, अब यही ग्राफ होगा, ये मैंने डायरेक्ट बना दिया है, कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ। असमान वेग यानी अगर कोई कण इस पर चल रहा है तो इसका वेग देखो बदल रहा है, ऊपर ऊपर बदल रहा है, ठीक है। और समान त्वरण, एक समान त्वरण क्या होगा, जैसे a बराबर v/t, यानी v जितना दूर चल रहा है उतना दूर ही, जैसे यहाँ पे v आया और इसी पे यहाँ पे t आया, फिर यहाँ पे v आया, यहाँ पे t आया, मतलब त्वरण समान है इसमें, तो इसका ग्राफ कैसे निकल के आएगा, सिर्फ यही एक कंडीशन है कि रेखीय ग्राफ इसका निकल के आएगा। तो इसको याद रखेंगे हम लोग कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, रेखीय होगा। किस में ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भाई तो बाढ़ मत लगा देना, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, ठीक है। और श्वेत क्रांति भी कहते हैं दूध से संबंधित है, और हरित क्रांति अनाज से संबंधित है। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, 1967-68 के आसपास, और श्वेत क्रांति उससे 3 साल बाद यानी 1970 में स्टार्ट हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 61 की ध्वनि की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है, n बराबर या v बराबर n लैम्डा, ठीक है, v बराबर n लैम्डा, तो n बराबर v/λ, यानी अपोजिट संबंध है, व्युत्क्रम अनुपातिक संबंध है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, नहीं ये डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 61, अबे कहाँ गया 61, अच्छा 61 ही तो था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 से 62 देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत और गति के जड़त्व का सिद्धांत, सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो भाई तो मिलाओ, तो मिलाएं इसमें, चलो पहला इजी वाला मिला देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन ने, तो डी का तो चौथा दिख रहा है मुझे ऐसे ही, ठीक है, डी का चौथा न्यूटन आ गया, ठीक है जी। चलो और हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत ये दिख रहा है मुझे पास्कल से संबंधित है। अब गति के जड़त्व का सिद्धांत और सौर प्रणाली, अब सौर प्रणाली भी समझ में आ गया कि कोपरनिकस है, तो गति के जड़त्व का गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन इसके हिसाब से मिला देना। चलो फर्मी 10⁻⁻15 ऐसे ही याद आ गया है, तो फर्मी क्या है, फर्मी, एक सेकेंड, तो फर्मी किसका संबंधित है, फर्मी से क्या संबंधित है, तो फर्मी से क्या होगा, फर्मी यानी 10⁻⁻15
मीटर। ये हो गया। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम पता है? ये तो इजी वाला अभी मैं पूछ रहा हूँ, टफ वाला तो बता ही दूंगा। एंगस्ट्रॉम किससे संबंध है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन है अपने पास ऐसा कुछ, अभी देख लेंगे बाद में। वैल्यू भी याद होनी चाहिए वैसे आपको। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर। और पार्सेक बच गया 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ऑप्शन देख लेना इस हिसाब से। कार्ने लाइट किसका अयस्क है? तो भाई कार्ने लाइट किसका अयस्क है? इसको कैसे याद रखेंगे? कार्ने टाइट, कान टाइट कर देंगे अगर नियम नहीं फॉलो करोगे तो। कान टाइट कर देंगे अगर नियम नहीं फॉलो करोगे तो। कॉर्नर टाइट किसका है? नियम नहीं फॉलो करोगे तो कान टाइट कर देंगे, ठीक है, अगर नियम नहीं फॉलो करोगे। यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? अभी झारखंड में उत्पादन होता है, ठीक है। और यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, लिखो। कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। और एल्युमिनियम का एक और अयस्क है, वह है बॉक्साइट, ठीक है। चलो, झूठा सोना। झूठा सोना अभी बताया था मैंने, किसको कहते हैं? आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट को। कहाँ गया? एक सेकेंड, सॉरी ना। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संतृप्त वसा कौन सा है? निम्नलिखित में संतृप्त वसा कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, पामेटिक एसिड और पिक्सोटी। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? पामेटिक एसिड जो है वो है सैचुरेटेड फैटिक एसिड, ठीक है। बाकी एसिड तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा पामेटिक एसिड ही एक सैचुरेटेड एसिड है। चलो, मम्स क्या है? मम्स, मम्स अभी बताया मैंने। मम्स किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ की तरह, विषाणुओं के द्वारा। तो मम्स किसके द्वारा होता है? मम्स होता है आपके एक विषाणु द्वारा जनित रोग है, विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि अच्छा इसमें भी मिलान का है। चलो ठीक है भाई, देख लेंगे। सर्दी किसकी वजह से होता है बताओ भाई? ये तो आसान है। कहते हैं वायरल फीवर। तो सर्दियों का सबसे ज़्यादा कॉमन नेम क्या है? वायरल फीवर। वायरल किससे बना हुआ है? वायरस से बना हुआ है। तो सर्दी हो गया वायरस। फाइलेरिया कृमि से होता है, परजीवी कृमि से होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से होता है। और आंत्रज्वार होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फाइलेरिया परजीवी कृमि, मलेरिया होता है परजीवी प्रोटोजोआ, और बाकी आंत्रज्वार बचा ये बैक्टीरिया से होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 68। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा एक कोश की शैवाल का नाम फेमस है भाई? तो ये कौन है? क्लोरेला है, ठीक है। ये फैक्टुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं बेटा, नहीं तो मैं करता ज़रूर। कैल्शियम कार्बाइड की पानी पर गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड, अब हम लोगों ने बचपन में सुना था या कि कार्बाइड से फल पकाते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है फल पकाने के लिए। अब उस पर पानी गिरा दोगे ना तो एसिटिलीन गैस निकलती है, तो एसिटिलीन का भी प्रयोग होता है फल पकाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एसिटिलीन। कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग का हेडलाइट होता है, क्यों होता है? ऑप्शन पढ़ना। तो ऑप्शन पहला वाला तो है कि चकाचौंध उत्पन्न कर देगा, पीला प्रकाश कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है? सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा कि कोहरे में जो होता है उसमें भेद कर, मतलब कोहरे में इसकी इंटेंसिटी ख़राब नहीं होती है, दिखाई दे देता है दूर से, इस वजह से होता है। 71 देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन से हैं? देखो, लाइम लाइम लाइम, और तो तीनों में है लाइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइम, सिल्का और एल्युमिनिया। लाइम, सिल्का और एल्युमिनिया। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा होता है? लाइम, सिल्का और एल्युमिना। क्वेश्चन नंबर 72। इंसुलिन किससे स्रावित होती है भाई? तो ये पैनक्रियाज से स्रावित होती है। क्या करती है? शरीर में जो होती है चीनी की मात्रा यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, ठीक है। ग्लूकोज बढ़ने नहीं देती है, तो ये ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा मीठा खाओगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 73। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद भाई मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूहों को बाद में तालिका में जगह मिली है?
तो ये स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम कहाँ है ये? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, कुछ ऑप्शन नंबर बी। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जगह मिली है। क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन आज का। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो ये आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलो थैंक यू आज के लिए, और नेक्स्ट सेट जल्दी आएगा। तब तक इसको में जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको लिख के प्रैक्टिस करना, कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाओ और लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो बेटा थैंक यू। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा, है ना। इससे क्या मिलता है? इससे ये बस यही मिलता है कि कमेंट करना, अच्छा लगे तो हम लोग को भी, मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है, या किसी की नीड फुलफ़िल हुई कि सेट तलाश रहा है तो सेट उसको आज एक मिल गया, उसने पढ़ लिया, एक लाइक से ये पता चलता है बस।